Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. Let's start our topic. Today's topic is TGT Home Science Solve Paper. 2016 का यहाँ पे आज 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2016 के पेपर में क्या आया था, कहाँ से आया था, कैसे आएगा, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आज कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब सारा क्वेश्चन 125 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो उसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो था TGT में क्वेश्चन आया था, सोशल बिहेवियर इज इनिशिएटेड एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। क्वेश्चन आया पूछा था कि जो सामाजिक व्यवहार है वो जन्म के समय ही शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन जो आंसर की आई थी, ये इसमें कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि सोशल व्यवहार जो है, ये तो जन्म के समय तो होगा नहीं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको तो समाज का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। वो तो जब परिवार में आता है, सबसे पहले परिवार में आएगा, परिवार से सीखेगा, फिर वो समाज के अंदर जाता है, फिर समाज से चीजें लर्न करता है। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन जेनेटिक से लेके या जेनेटिक आनुवांशिक से लेके अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया होता और जन्म आनुवांशिक से पूछा होता और जन्म के बाद, तब उससे वो चीजें रिलेट करता। लेकिन जब यहाँ पे समाज का पूछ लिया है तो ये तो ऐसे बर्थ से तो रिलेट ही नहीं कर रहा है कि जन्म के समय ही कोई सामाजिक व्यवहार उसके अंदर स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन जो सही है बी गलत है। मतलब सोशल बिहेवियर जो है वो जन्म के समय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जेलसी इजा, ईर्ष्या एक भावना है। और पूछ रहा है ईर्ष्या कौन सी भावना है। ईर्ष्या कौन सी भावना है? जन्मजात भावना है? ईर्ष्या ईर्ष्या कैसी भावना है? जन्मजात है, अतिरिक्त है, सकारात्मक है या नकारात्मक है? मतलब या ईर्ष्या जन्म से ही शुरू हो जाती है। कोई भी इसमें जो आंसर पहले मैं बता दूं कौन सा है, नकारात्मक है। कैसे नकारात्मक है? नकारात्मक ऐसा है कि ईर्ष्या कभी पॉजिटिव नहीं होती है। कोई भी चीज जो दुर्भावना के फेवर में देखी जाएगी तो वो चीज तो सकारात्मक हो ही नहीं सकती, सकारात्मक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सकारात्मक? ईर्ष्या से कोई अच्छा काम कोई थोड़ी करता है, हमेशा गलत करने की कोशिश करता है। इसलिए क्या होता है, ये नकारात्मक में आएगा, सकारात्मक तो हो ही नहीं सकता। अतिरिक्त ईर्ष्या ये थोड़ी है कि ये कि आपकी भावना है। ये नहीं कि इससे थोड़ा कम कर ले रहे हैं, इससे कोई ज्यादा कर ले रहे हैं या इससे कर ही नहीं रहे हैं। तो ये जब होती है तो एक लेवल पे ही होती है। अब ये नहीं है कि ऐड कर लिया कि आज आज मेरा ईर्ष्या करने का मन नहीं कर रहा है। ये ऐसा नहीं होता है कि ये नहीं, आज मैं थोड़ा और ऐड कर लेता हूँ, इसके रिश्ता और ऐड कर लूँ या इसको अतिरिक्त बढ़ा लूँ और ईर्ष्या को। तो ये भी ऑप्शन आपको नहीं। जन्मजात तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ईर्ष्या करना कोई बच्चा कभी से ईर्ष्या नहीं करता। जन्मजात मतलब इन्फेंट जब वो बॉर्न हो रहा है तो जब वो अगर कोई चीज मैंने बताया, अगर जन्मजात अगर कोई जब भी जन्मजात का क्वेश्चन आए, मतलब ऑप्शन में आ रहा है, तो वो जन्मजात जब बच्चा बर्थ ले रहा है। अगर बर्थ लिया, बर्थ के टाइम पे देखना है कि उसके अंदर क्या क्या, उसके जनरली जो होता है बॉडी और माइंड का विकास होता है। ये समाज और ये जो आपका ईर्ष्या, जब ईर्ष्या जैसे वो समाज या परिवार में आता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है या समाज के बाद, तब ईर्ष्या की भावना, एक ये इमोशन है। इमोशन ये आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती है। सडनली नहीं इमोशन आ जाता है कि अभी इनसे मुझे प्यार हो गया, अभी इनसे तुरंत मुझे नफरत हो गया। ये सब चीजें क्या होता है, धीरे धीरे होती हैं। तो ईर्ष्या भी आपकी एक इमोशन है। फ्रॉड ने बहुत अच्छे से इसको समझाया। बाद में इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन पूछा था, डॉट डॉट इज अ वन ऑफ द कॉजेस ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस। क्या कि भोजन हिंदी में जन्य रोगों के कारणों में से एक है। which one of the causes of foodborne diseases। इसमें से या ऑप्शन है पहला, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना या माइक्रोबियल कंटामिनेशन। नेक्स्ट इंक्यूबेशन। थर्ड है इन्फ्लामेशन। एंड फोर्थ है डायसेंटरी पेचिस। किसके द्वारा भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। पेचिस भी आपका नहीं है,
इन्फ्लामेशन भी नहीं है, ओस्मान एंड इंक्यूबेशन भी नहीं होता है। जो होता है क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। देखिए इसमें भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। भोजन से मतलब अगर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव कैसे आपके, जैसे माइक्रो बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोबियल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आपके जो फूड में कोई बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया, ईस्ट, फंगस आ गया, फंगस आ गया, फंगी आ गया, फफूंदी आ गया, तो क्या होता है, तो पूछ रहा है भोजन जन रोगों में से, कारणों में से एक क्या है, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। मतलब कोई भी अगर आपका भोजन जो है सूक्ष्म जीव से दूषित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक रोग ही तो, मतलब भोजन से क्या करेगा, एक रोग उत्पन्न करेगा। पेचिस कोई रोग ऐसे, ये ऑलरेडी एक रोग है, ये क्या रोग उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट था फंगी सचा, म्यूकर, एस्परजिलस और इरगाट आर कॉमन कंटामिनेंट्स। इसमें ये क्या है, म्यूकर, एस्परजिलस और इरगाट जैसे कवक, डट डट और के सामान दूषक हैं। क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कौन से, मतलब जो फंगी भी है, म्यूकर भी है और एस्परगिलस भी है, इरगॉट भी है, जो कॉमन कंटामिनेंट, मतलब क्या करें, ये सब मतलब सामान्य दूषक है, कि इसमें से पूछ रहा है कि इसमें कौन से सामान्य दूषक थे। पोर्क एंड बीफ है, टेपवार्म एंड रिंगवार्म है, या बैक्टीरिया एंड वायरस है, या ब्रेड एंड सीरियल्स है। अब इसका आंसर जो है वो ब्रेड एंड सीरियल्स है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना, फंगी, फंगी मतलब क्या होता है, फफूंद आपका, फंगी सच है, म्यूकर, एस्पेरगिलस। अब इस पे ज्यादा ध्यान जाएंगे तो और ही ज्यादा मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ होता जाएगा, कि अगर इसको डिटेल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो फंगी, फफूंद, फफूंद किस में लगता है आपका, पोर्क बीफ में तो फफूंद तो लगता नहीं है, टेप वार्म, रिंग वार्म में भी नहीं लगता, रिंग वार्म में तो एक सर्कल सर्कल सब फूड में बन जाता है। बैक्टीरिया एंड वायरस, तो बैक्टीरिया वायरस में भी फफूंद है, बैक्टीरिया एंड वायरस डिटेल में जब पढ़ाएंगे। ब्रेड एंड सीरियस, ये देखा होगा जो ब्रेड होता है मार्केट में, ब्रेड, उसके ऊपर ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का, एक व्हाइट व्हाइट कलर का ठीक है फफूंदी टाइप सा पड़ जाता है। जितने भी स्टार्च फूड होंगे उसमें क्या लगता है, फंगस लगता है। जनरली क्या होता है, फंगस ज्यादा लगता है, फफूंदी ज्यादा लगती है। नेक्स्ट, इसमें ये डी ऑप्शन सही है। ऊल लूजेस अबाउट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ व्हेन वेट, ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है जब वो गीली अवस्था में। पूछा गया कितना परसेंट जो ऊन होता है जब वो गीला होता है तो अपनी क्या मजबूती खो देता है, कैसे, कितनी मजबूती खो देता है। क्वेश्चन सबने पता नहीं कि कोई 40 लगाया था, कोई 30 लगाया था, कोई 50 लगाया था, कोई 20 लगाया था। तो जो ऊन है कितने परसेंट खोता है, गेस करिए कितने परसेंट खोता है। जो आंसर यहाँ पे है 30%। जब ऊल क्या होता है, जब बेट होता है तो क्या कहता है, अपनी स्ट्रेंथ कभी देखा होगा जब शटर रटर को लिया होगा, तो वो जैसे ही आपने गीला किया होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है लूज हो जाती है, जो उसके टाइट क्रिम्पनेस होता है वो बहुत लूज हो जाता है। और रेयान, रेयान भी क्या, रेयान, ये आप कमेंट बॉक्स में दे, रेयान क्या बेट होने पे स्ट्रांग होता है या वीक होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेयान कैसे, रेयान की गीले होने पे, जब रेयान गीला होता है वो वीक होता है या स्ट्रांग होता है, कंपेयर देन कॉटन के, मतलब कॉटन की तुलना में रेयान गीले होने पे मजबूत होता है या कमजोर होता है। नेक्स्ट है फाइबर्स गिव्स ऑर्डर ऑफ इट्स बर्निंग हेयर, मतलब जो रेसे बाल के जलने की बदबू होती है वो कौन सी होती है। इसमें पूछा था फाइबर्स गिव्स ऑर्डर ऑफ इट्स बर्निंग हेयर, फ्लैक्स से हो रहा है, प्रोटीन से हो रहा है, नॉलेन से हो रहा है, या रेयान से हो रहा है। कौन सी पूछ रहा है, बर्निंग हेयर। बर्निंग हेयर किसमें होता है, जितने भी प्रोटीन फाइबर होंगे वो कैसी उनकी स्मेल होगी, जितने प्रोटीन फाइबर होंगे, प्रोटीन युक्त फाइबर होंगे, उनकी स्मेल बालों की, जैसे बालों को जब जलाते हैं तो जो स्मेल होती है उस तरीके से स्मेल आए। इसमें प्रोटीन फाइबर कौन कौन से हैं, ऊल है एंड सिल्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं मिल रहा है ऊल एंड सिल्क, ऊल सिल्क तो नहीं मिल रहा है, वो प्रोटीन ही पूछा हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, प्रोटीन। अगर यहाँ पे ऊल सिल्क भी पूछा होता तो वो भी ऑप्शन में सही हो जाता। फ्लैक्स जो होता है,
फ्लैक्स कैसा है? ये सेल्यूलोजिक फाइबर है। मैंने उसमें बताया, क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ाए थे तो बता रहे थे कि फ्लैक्स कैसा है, सेल्यूलोजिक। और सेल्यूलोजिक फाइबर जब बर्न करते हैं तो किस तरीके की स्मेल आती है? पेपर लाइक, पेपर की तरह क्या होता है, एक ऐश राख बन जाता है, पेपर ऐश की तरह होता है। नेक्स्ट नायलॉन क्या है? ये मैन मेड फाइबर है। मैन मेड फाइबर जनरली जितने भी क्या होते हैं, एक बीड बन जाता है। रेयान भी मैन मेड फाइबर है, मानोनिर्मित रेशे हैं, तो इसमें भी क्या होता है, बीड पड़ता है। इसका एक क्लासिफिकेशन बर्निंग टेस्ट है, बर्निंग टेस्ट पे बनाएंगे, वो देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशे, अच्छा वही नेक्स्ट है, हिंदी में था। से a skein of yarn 840 yards in length is known as, धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है। ये हैंक में या पाउंड में या नंबर वन में या काउंटो में? इसका जो आंसर है वो है हैंक में। किस में जाना जाता है? हैंक में जाना जाता है। इसको मैं एक एक करके बताऊँ, किसी का 840 है, किसी का 330 है, तो सबका ये मैं बताऊंगी कि यान। अच्छा ये तो आपको पहले क्लियर, नंबर वन क्या होता है, पाउंड क्या होता है, हैंग क्या होता है। टेक्सटाइल वाले वीडियो में जब एक इसके लेक्चर अपलोड कर देंगे, पाउंड नंबर वन, इसमें डायरेक्ट यान क्या होता है, इनडायरेक्ट यान क्या होते हैं, सिस्टम, ये जहाँ से फाइननेस क्या होता है, ये जो एक जो छोटे छोटे टर्म है, जो टर्म से क्वेश्चन आते हैं, वो एक अपलोड कर देंगे वीडियो, वहां से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेन बी फैब्रिक फ्रॉम कॉटन इज, इसमें वैसे प्लेन में पूछा है, प्लेन भी हिंदी में क्या होगा इसका? सूत से बुना प्लेन रेशा है। सूत से बुना प्लेन रेशा क्या है? ये सिफॉन है, क्रेप है, सिफॉन, क्रेप, कैलिको, जॉर्जेटी। ये जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन यहाँ इसका आंसर है वो कैलिको है। कैलिको का ये एक्चुअली क्या है, ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले बुक में ये टर्म जो मेंशन ही नहीं है कैलिको। ये इंग्लिश के बुक्स में काफी है कि प्लेन बी इज आल्सो नोन एज कैलिको बी। कैलिको बी भी इसे बोला जाता है। क्यों कैलिको बी भी इसे बोला जाता है? कैलिको बुनाई मतलब क्या होता है, जो जनरली जो ये कॉटन होता है, कॉटन प्लेन भी, कॉटन की जो वीविंग होती है वो प्लेन बीफ बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लेन बीफ से क्या होता है, स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है। जब बीफ पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ पे भी डिटेल में नहीं। नेक्स्ट है क्रेप, जॉर्जेटी। जॉर्जेटी तो है ही नहीं, जॉर्जेट है ही नहीं है, क्रेप भी नहीं है, सिफॉन भी नहीं है। नेक्स्ट, index is a ranking of foods based on the postprandial blood glucose response compared with a reference food. संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट पांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अभिसूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है, वनस्पति कहलाता है, दुग्ध कहलाता है। ये थोड़ा अपने आप देखिए, ये जो ऑप्शन है इसमें डी सही है, डी सही है। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट पॉन्डियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अभिसूचक। ये जो ग्लाइसेमिक का ये डिफिनेशन ही है, एक परिभाषा ही है उसकी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, कि वो किसके बारे में बताता है, ग्लूकोज के बारे में। तो उसके अच्छा एक चीज यहाँ पे भी करना चाहिए था, संदर्भित भोजन के साथ तुलना किससे तुलना कर रहा है? ग्लूकोज प्रतिक्रिया से। तो ये तो आपका इसमें जो भोजन के साथ अगर तुलना कर रहा है, तो इसमें वनस्पति, ये दुग्ध तो आपका भोजन में तो आ रहा है, लेकिन कहाँ? ग्लूकोज पर आधारित श्रेणीकरण दे रहा है। इसमें दूध भी नहीं दे रहा है आपका, वनस्पति भी नहीं दे रहा है, डेयरी भी नहीं, सॉरी ये वेजिटेबल क्या है, वेजिटेबल भी नहीं दे रहा, फल तो देगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना कि तुलना की बात हो रही है, तो किसी एक चीज से तुलना तो की नहीं। आप किसी, अगर यहाँ पे फल भी दिया है, सब्जी भी दिया है, दूध, तो आप किसी चीज से तुलना करके किसी चीज को थोड़ी निकाल सकते। ये जो होता था ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, उससे तुलना करके बताते हैं कि केले का कितना है, केला खा रहे हैं, आलू का कितना है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलाइज एवरीवेयर इज फाउंडेड इन 1945 टू प्रोवाइड रिलीफ टू सर्वाइवर्स ऑफ, मतलब ये केयर है, ये स्वास्थ्य के चैप्टर में मैंने कवर किया, नोट्स में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। ये हिंदी में समझना। डांट के उत्तरदायी उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में
कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसका फुल फॉर्म है ये, केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ये ऑप्शन में बताइएगा, पहले विश्व युद्ध में की गई थी, शीत युद्ध में की गई थी, या दूसरा युद्ध में, या कारगिल युद्ध में। तो कौन सी युद्ध में की गई थी? ये तो शायद आई थिंक सबको पता ही होगा कौन सी युद्ध में, वर्ल्ड वार के, ये दूसरे विश्व युद्ध में हुई थी। अगर विश्व युद्ध का जिसको डेट पता होगा कि अब फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था शायद, तो वहां पे ये क्वेश्चन तब भी लगा लेता कि दूसरा फर्स्ट युद्ध या सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ से आप यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं 1945, यहाँ से लगा के यहाँ लगा लेते हैं। नेक्स्ट है स्टेज कॉटन इज रेडी फॉर एट स्पिनिंग, डाटर चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। किस अवस्था में जब कॉटन क्या होता है, स्पिनिंग के लिए तैयार हो जाता है। ये स्टेप है कॉटन का, नोट्स में बहुत अच्छे से कैटेगराइज है कि कौन कौन से, मतलब जो कॉटन की है तो कौन सा स्टेप स्टार्ट होता है, ऊल का जब करते हैं तो कौन कौन से स्टेप रेयान के, नायलान के करते हैं तो कौन कौन से स्टेप स्टार्ट होंगे, या फ्लैक्स कर रहे हैं तो जैसे आपका रेटिंग है, स्कचिंग है, तो कौन कौन से, मतलब सबका अलग अलग है। जैसे कुछ सेल्यूलोजिक फाइबर के जनरली सबके मिलते ही हैं, लेकिन फ्लैक्स का और रेमी फाइबर जो है, ये जितने मतलब जो स्टेम वाले हैं, स्टेम वालों का अलग हो जाता है, सीड का अलग हो जाता है, अमेंडमेंट का जनरली सबका एक ही जाता है। इसमें क्या था, स्टेज ऑफ कॉटन इज रेडी फॉर एट स्पिनिंग, स्पिनिंग के टाइम पे क्या है, डाटा चरण में सूत कताई के लिए तैयार किया जाता है। तो कौन सी अवस्था है, वो है आपकी सिल्वरिंग। सिल्वरिंग के टाइम जो होता है, जब सिल्वरिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है, सूत कताई के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है दी प्रॉपर्टी, ये जो कार्डिंग है, बालिंग है, सिल्वरिंग है, कॉम्बिंग है, एक अलग से वीडियो टेक्सटाइल में कवर कर देंगे कि क्या क्या होता है, और जो फिनिशिंग होता है वो भी कवर कर देंगे। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ वूलन फाइबर्स टू गेट इंटरलॉक्ड इज कॉल्ड, इंटरलॉक हो जाने पर ऊनी रेशों की विशेषता कहलाती है। क्या कहलाती है? ये तो आई थिंक जनरली सबको पता ही होगा, फेल्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फेल्टिंग कहलाती है। फेल्टिंग में क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ वूलन फाइबर्स टू गेट इंटरलॉक, इंटरलॉक मतलब एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए फेल्टिंग में क्या करते हैं, जब फाइबर को एक दूसरे से क्या करते हैं, उनको कंपैक्ट कर देते हैं, मजबूत बना देते हैं। इससे फेल्टिंग में डिटेल्स में ही पढ़ाऊंगी यहाँ पे, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरलॉक हो क्या है, the Dhaka मुस्लिन with the woven in pattern are known as, ढाका मुस्लिन बुने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जाने जाते हैं। कौन ढाका मुस्लिन जो पैटर्न है वो किस नाम से जाना जाता है? किस जमदनी, किस नाम से जाना जाता है? ये सारे जितने इंडिया के मोटिव्स हैं, या कौन कौन से, और चंदेरी कहाँ की है, बालूचरी कहाँ की है, बूटीज कहाँ की है, एक वीडियो में ये भी कवर कर देंगे। नेक्स्ट दैट इज द क्रेडल सेंटर ऑफ द आर्ट ऑफ चिकन करी, चिकन करी तो सबको आई थिंक पता ही होगा, लखनऊ है चिकन करी का, सबका सही भी होगा। क्वेश्चनेयर इज वन ऑफ द, मतलब सही रहा होगा, अभी तो जो होना था हो गया। क्वेश्चनेयर is one of the inquiry form to collect information in research in child studies, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्र करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रकृतों में से एक है। इसमें कह रहा है बाल अध्ययन अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल, बिल्कुल सही बात है कि जब बाल अध्ययन करने के लिए अनुसंधान, जब रिसर्च करते हैं, जब मास्टर डिग्री में रिसर्च करते हैं, तो जब सूचना कलेक्ट करना, मतलब कोई से बच्चों की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्रश्नावली ज़्यादा अच्छा रहे, अच्छा एक मतलब ऑप्शन है उसमें से, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप बच्चे से कोई भी चीज़ पूछने, अभी बच्चा कुछ और बता रहा है, अभी थोड़ी देर बाद आप पूछने जाएंगे तो कुछ और बताएगा। तो कहने का जब बाल अध्ययन में सोचिए तो एक क्वेश्चनेयर फॉर्मेट होता है, किसी के द्वारा डेवलप किया गया रहता है, पहले से क्वेश्चन डेवलप, मतलब इसके बेस पे आप क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि बच्चा अभी कुछ टाइम पे कुछ और बताएगा, कुछ टाइम पे कुछ और बताएगा, तो पहले से प्रश्नावली तैयार हुई रहती है, उसी के प्रपत्र के आधार पे क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं बच्चों का।
ये सत्य है। नेक्स्ट है डॉट डॉट इज द नेम गिवन टू बिहेवियर व्हिच व्हेन रिपीटेड बिकम्स ऑटोमेटिक। क्या जनित शास्त्र शास्त्र नाम प्रताव आचरण को दिया गया जो जब दोहराया जाता स्वचालित हो जाता है। आई थिंक ये थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग में थोड़ा इशू है। इसका मतलब क्या है कि नाम प्रताव आचरण को दिया गया इसका मतलब है नाम प्रताव आचरण को दिया गया जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। ये क्वेश्चन था। ये इतना मिसप्रिंट हो गया है, क्या था नहीं पता कहाँ से आया है। और नाम प्रताव आचरण को दिया गया जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। क्या डाटा हुई द नेम गिवन टू बिहेवियर व्हिच व्हेन रिपीटेड बिकम्स ऑटोमेटिक। ये कह रहा है कि जब कोई नाम प्रताव को बार बार दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। किसके अंदर? स्पीड के अंतर्गत आएगा, स्टर्वन के अंतर्गत आएगा, एजेंडा के। आंसर इसमें है हैबिट सही है। कैसे पूछ रहा है कि कार्यसूची, जिद, गति, आदत। समझने की कोशिश करते हैं कि नाम प्रताव आचरण को दिया गया जब दोहराया जाता है तो स्वचालित मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये गति में तो नहीं आएगा। जब दोहराया जाता है तो अपने आप होने लगेगा। मान लो कोई काम करे, जिद भी तो है ही नहीं, कार्यसूची में भी नहीं आएगा, दोहराया जाता है। आदत में जैसे क्या कहता है, आप डेली जब कोई भी काम कर रहे हैं, एक बार 2 बार दोहरा लिया। डेली आप ब्रश कर रहे हैं, सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, आपको बताना नहीं पड़ता कि आपको टूथ ब्रश करना है। तो आप मॉर्निंग में जब क्या होता है, आप उठते हैं बस तुरंत क्या करेंगे, आँख बंद भी रहेगी तो आप टूथपेस्ट उठा लेते हैं। क्यों? टूथपेस्ट उठा ला के अपना ब्रश करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस क्रिया को 2-3 बार दोहरा दिया। और जब 2-3 बार किसी क्रिया को दोहरा दी जाती है तो क्या होती है, अपने आप स्वचालित हो जाती है। नेक्स्ट, प्रत्येक गुर्दा का 1,00,000 कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो कहलाती है। इसका क्या, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड। क्या है इसमें, ये क्वेश्चन है आपका। नेफ्रॉन क्या होता है? वो कहते हैं 1 मिलियन मतलब मिलियन यूनिट से बना होता है। फंक्शनल का ऐसी कार्यात्मक इकाई जो होती है उससे कंपोज होता है किडनी में, वो है नेफ्रॉन। एसिड तो है नहीं, ड्रग्स तो है नहीं, न्यूट्रॉन भी नहीं है। एसिड क्या मिलियन आप फंक्शनल कार्यात्मक से बनेगा। नेक्स्ट है डायलिसिस इज वन ऑफ प्रोसीजर दैट रिप्लेसेस सम ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ। इसमें से ऑप्शन से में चूज करना है कि डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कि कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। किडनी, क्या ऑप्शन है आपका? किडनी। कैसे? डायलिसिस जो होता है किसकी होती है? हमेशा किडनी की होती है। ऐसे मतलब ऐसे चूज करना था कि डायलिसिस कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर देती है। सामान्य का मतलब हम नॉर्मल काम नहीं कर सकते हैं। हार्ट की नहीं है, लंग्स की भी नहीं है। आज की डायलिसिस जो किसकी होती है? किडनी की होती है। ये मैं डिटेल्स में यहाँ पढ़ाऊंगी जब डिजीजेस पढ़ाऊंगी कि मतलब हार्ट की डिजीज या किडनी की डिजीज, उसमें टीजीटी का सिलेबस में ही हुआ है कि बीमारियों को पढ़ना है। रेबीज को इंग्लिश में आते हैं। रेबीज इज आल्सो नोन एज, रेबीज को और क्या कहते हैं? हाइपरफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया या क्लैस्ट्रोफोबिया। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? हिंदी में भी वही होगा। हिंदी में भी आई थिंक बी को भी क्या जल भय बोलते हैं। जल भय, पानी से डर लगने लगता है। क्या होता है रेबीज में? क्या होता है जब पानी से हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो वर्ड कहीं से भी जब भी जहाँ ऐड हो जाता है उसका मतलब ही होता है पानी। तो जल भय होता है, मतलब रेबीज में क्या होता है, रेबीज जब हो जाता है तो किसकी बीमारी मतलब डर लगने लगता है, जल भय होने लगता है, जल से डर लगने लगता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर को क्या कहलाते हैं? मतलब द फर्स्ट 3 months of pregnancy are called first, beginning and third and next है लास्ट। कौन सी अवस्था कहलाती है ये आपकी क्या फर्स्ट अवस्था कहलाती है, प्रथम अवस्था कहलाती है। गर्भावस्था के प्रथम 3 ट्राइमेस्टर को क्या बोलते हैं? प्रथम अवस्था बोलते हैं।
मतलब ये 3 महीने को एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं। और कितना ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी के दौरान? 3 ट्राइमेस्टर होता है। तो वैसे अगर आप 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 मंथ्स का लिया जाता है। तो कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 3 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है। नेक्स्ट है आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। डॉट डॉट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक आउटर रीच प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। आईसीडीएस के लिए कौन सा इसमें आईसीडीएस जो होता है कि अच्छा यहाँ पे आपको ऑप्शन में कैसे नीम जो होता है किस पे काम करता है? न्यूट्रिशन पे। आईसीएमआर जो होता है मेडिकल का है। डब्ल्यूएचओ है पूरा हेल्थ का करता है। आईसीडीएस जो होता है मेनली किसके लिए करता है? जो चिल्ड्रन के लिए करता है। कहाँ गया? दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोर यूनिक आउटरीच प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। मतलब ये जितने ये आईसीडीएस जो है वो ज्यादा प्रोग्राम किसके लिए करता है? सारा प्रोग्राम मदर और चाइल्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं। वैसे डिटेल्स में पढ़ना है आईसीडीएस। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को यह बताया जाए जो वो नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए जिस तरह वो ये नहीं करते। ये किसने कहा है? ये कहा है रस्किन ने। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको डिफिनेशन जो होगी कि याद ही करनी पड़ेगी। तो अब ये होता है कभी कभी क्वेश्चन होता है एजुकेशन से आ जाएगा आपका। ये डिफिनेशन बताएंगे डिपार्टमेंट वाइज आता है। ये अच्छा शिक्षा का अर्थ आया है यहाँ से का? ये आपका एक्सटेंशन से आया है क्वेश्चन। प्रसार शिक्षा से आया है क्वेश्चन। वहाँ पे शिक्षा का एक मतलब थोड़ा सा एक टॉपिक है वहाँ पे सिलेबस में दे रखा है कि कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 23rd क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। और जैसे ये 125 क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर उसका पीडीएफ लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.